हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने हमारी पहली डिजीज़ एंजाइना को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये क्या है, इसकी हम डेफिनेशन को समझेंगे। इस डिजीज़ को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, उसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे। इसको स्टडी करने के बाद हम ये जानेंगे कि इसकी ईटियोपैथोजेनेसिस क्या है, यानी कि ये डिजीज के पीछे की जो कॉज है वो क्या है, कैसे आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। ओके, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स वी विल स्विच टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट पोर्शन। फिर हम ट्रीटमेंट पर जाएंगे और हम ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की इन डिटेल स्टडी हो सके, आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स स्टडी करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, या आपका वो बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, या मेडिकल स्टूडेंट हैं, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो जनरली बायोलॉजी स्टडी कर रहा है और उसको इंटरेस्ट है डिजीजेस को स्टडी करने में, तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जैसा कि आप डेफिनेशन से देख सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है एमआई से। ये एक फैटल डिजीज है, दैट मीन्स ये जानलेवा है। ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट की वजह से होने वाली जो डेथ होती है, उसका एक जो कॉमन कारण है वो आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। अब सबसे पहले समझते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में एक्चुअली मीनिंग क्या छुपा हुआ है। ये दो टर्म आप देख सकते हैं, एक है आपका मायोकार्डियल और एक है दूसरा इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल यहाँ पे क्या रेफर करता है? मायोकार्डियल रेफर करता है एक्चुअली में आपके हार्ट के अंदर की जो मिडिल वाली लेयर होती है, मायोकार्डियल लेयर, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इन्फार्क्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? इन्फार्क्शन का मतलब होता है डेड एरिया, या फिर डेड टिश्यू, या डेड रीजन। ठीक है, तो अगर आपके हार्ट के अंदर कोई ऐसा रीजन है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, तो वो क्या हो जाएगा? वो कुछ टाइम के बाद डेड हो जाएगा। उसी को आप इन्फार्क्ट रीजन, या उस प्रोसेस को आप इन्फार्क्शन कहते हैं। यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक्चुअली क्या है? हार्ट के अंदर कुछ डेड टिश्यूज का प्रेजेंट होना। अगर हार्ट के अंदर की जो मायोकार्डियल सेल है, अगर मायोकार्डियल लेयर है, अगर वो डेड हो जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा हार्ट का जो कंडक्शन प्रोग्राम है, उसका जो पंपिंग फंक्शन है, वो सारा का सारा इनहिबिट हो जाएगा। यानी कि हार्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। एंड हार्ट फेलियर लीड्स टू डेथ, वी ऑल नो दैट। तो चलिए इसको स्टडी करते हैं आगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब हमारी बॉडी की अदर सेल्स तो अनेरोबिक रेस्पिरेशन भी कर लेती हैं, लेकिन अगर हम बात करें हमारे कार्डियल मायोसाइट्स की, हार्ट में प्रेजेंट जो आपकी सेल्स होती हैं मायोकार्डियल लेयर में, उन्हें हम कहते हैं कार्डियल मायोसाइट्स। वो टोटली डिपेंड होती हैं एरियोबिक मेटाबॉलिज्म पर, यानी कि जब एयर होगी, जब O2 होगी, तभी ये क्या करेंगे? अपने लिए एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाएंगे। ऑक्सीजन से ही ये चलते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी कारण से ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, कोई कारण हो गया, अब कारण क्या है अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। अगर कारण ऐसा है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या होगा? एक कंडीशन आएगी बच्चों, जिसे कहते हैं इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, या इसको आप हाइपोक्सिया भी कह सकते हैं। अभी आपने पढ़ा इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन का मतलब है डेड। अभी कोई टिश्यू डेड कब होगा? जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो आपका वहां पर इस्चीमिक कंडीशन आने शुरू हो जाती है। वो एरिया जो है वो धीरे धीरे डेड होने लगता है, उसी को हम इन्फार्क्शन कहते हैं। अब जैसे इस्चीमिक कंडीशन आएगी, तो आपका फिर नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और धीरे धीरे करके उन इवेंट्स की वजह से क्या होता है? जो सेल है वो धीरे धीरे डेथ की तरफ बढ़ने लगती है। और यूजुअली वो जिस प्रोसेस से डेथ की तरफ बढ़ती है उसे कहते हैं एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस को अगर आपको समझना है, तो एपोप्टोसिस का मतलब होता है अगर सेल एक प्रोग्रामेबल वे में धीरे धीरे मौत की तरफ जा रही हैं, इफ द सेल इज डाइंग इन अ वेरी प्रोग्रामेबल मैनर, उसे कहते हैं आप एपोप्टोसिस। ऐसे समझिए, आप मान लीजिए आपने अनियन को काटना है। ठीक है, अनियन को काटने के, यानी कि अनियन को मारने के दो तरीके हैं। एक है आप अनियन की एक एक करके लेयर निकालिए, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा प्याज क्या हो गया? खत्म हो गया, डाई हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है? उसके ऊपर से एक बार आप चाकू लगा दीजिए। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है? दोनों में ही चाकू मर रहा है, दोनों में ही आपका प्याज जो है वो मर रहा है, लेकिन दोनों की प्रोसेस अलग है। एक में आपका आप अपने अनियन को प्रोग्रामेबल वे में मार रहे हैं, आप पहले एक लेयर निकाल रहे हैं, फिर उसकी सेकंड लेयर निकाल रहे हैं, फिर थर्ड लेयर निकाल रहे हैं, है ना? तो एपोप्टोसिस बस वही है कि प्याज के एक एक करके छिलके निकल रहे हैं और प्याज जो है वो खत्म हो रहा है। तो एपोप्टोसिस इज नथिंग बट द प्रोग्रामेबल डेथ ऑफ द सेल। अब बात कर लेते हैं इस डिजीज की मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। जब भी एमआई
का अटैक पड़ेगा तो कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगी। चलिए उनको समझते हैं। सबसे पहला जो मैनिफेस्टेशन है इसका वो है आपका चेस्ट इन पेन, जो कि मैंने आपको बताया था। हमारा जो वेरिएंट एंजाइना था, या हमारा जो अनस्टेबल एंजाइना था, अनस्टेबल एंजाइना की जो पैथोलॉजी है, उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो काफी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से मैच करती हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या रहता है, इसमें चेस्ट में पेन रहता है, ठीक है। और ये पेन कब रहेगा, जब आप रेस्ट पर हैं, मतलब कोई पर्सन है वो आपका बैठा हुआ है, ठीक है ना, वो रेस्ट कर रहा था, रेस्ट करते करते अगर उसको चेस्ट में पेन होने लगे और वो पेन जो है वो आपका नेक और आर्म रीजन की तरफ आपका एक्सटेंड होने लगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसको मायोकार्डियल अटैक पड़ रहा है। साथ ही साथ जो तीसरा सिम्टम है वो है एप्रीहेंशन का। एप्रीहेंशन का मतलब है उस पर्सन को जिसको पेन हो रहा होगा, जिसको एमआई का अटैक आएगा, दैट पर्सन विल एक्सपीरियंस फियर ऑफ डेथ, उसको मौत से डर का अनुभव होगा, उसको दैट कंडीशन इज कॉल्ड एप्रीहेंशन काइंड ऑफ कंडीशन। चौथी कंडीशन होगी शॉक की। शॉक कंडीशन कैसे पता चलेगी, पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत लो रहेगा, उसका अगर आप पल्स चेक करेंगे तो पल्स भी आपका बहुत डाउन रहेगा, दैट मीन्स वो पर्सन जो है वो आपका शॉक में चला गया है। जो फिफ्थ सिम्टम देखने को मिलता है वो है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है अगर आपका जो यूरिन है उसका जो अमाउंट है, उसका जो वॉल्यूम है वो रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा कम आ रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल यूरिन आनी चाहिए उससे बहुत ही कम अमाउंट में अगर यूरिन बॉडी से बाहर हो रही है, तो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ यूरिन if passing out, that condition is called oligouria। एंड जो सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक आप मैनिफेस्टेशन समझ सकते हैं एमआई के अटैक का, वो है पर्सन का ईसीजी कराया जाएगा और उसके ईसीजी में कुछ बदलाव दिखेंगे। एक स्टैंडर्ड ईसीजी से एमआई के जो पेशेंट होगा उसका ईसीजी डिफर करेगा। क्या चीज उसमें डिफर आएगी, आप उसके ईसीजी के अगर आप उसके एसटी सेगमेंट को देखेंगे तो उसका एसटी सेगमेंट आपको एलिवेटेड दिखेगा, बढ़ा हुआ दिखेगा उसके। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये आपको एक आइडिया देता है कि अगर उसका एसटी सेगमेंट नॉर्मल ईसीजी से एलिवेटेड आ रहा है, दैट मीन्स उसको एमआई का ही अटैक पड़ा है। उसके अलावा जो हमारे पास एक टूल है वो है आपका मायोग्लोबिन का लेवल क्या आ रहा है आपके ब्लड में। एक्चुअली क्या होता है, मायोग्लोबिन हमारा एक ऐसा इंडिकेटर कह सकते हैं या मार्कर कह सकते हैं, कार्डियक मार्कर। ये सबसे पहला कार्डियक मार्कर होता है। जब एमआई का अटैक आता है तो आपका मायोग्लोबिन का लेवल जो है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसका लेवल आप देखेंगे कि इसका लेवल बढ़ गया है। पर अब चूंकि ये कैसा होता है, ये कार्डियक स्पेसिफिक नहीं होता है, तो ये हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है यूरिन की फॉर्म में, यूरिन के थ्रू ये आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। और एमआई के अटैक आने के 24 घंटे के बाद इसका जो नॉर्मल है लेवल है वो नॉर्मल रेंज में गिरने लगता है। तो यहाँ से भी आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन समझ सकते हैं कि यहाँ से आपका पेशेंट को एमआई का अटैक पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं, आप समझते हैं कि आखिर ये एमआई जो है ये होती कैसे है, इसकी ईटियोपैथोजेनेसिस क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ये एक डायग्राम देखिए आप, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ये वाला, दिस इज दी कोरोनरी आर्टरी। ये मैंने कोरोनरी आर्टरी की पिक्चर ली हुई है। कोरोनरी आर्टरी क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये इस तरीके से जानी चाहिए थी ना, बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बीच में आपको स्लाइट कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा होगा। तो एक्चुअली में कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी आपकी हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है। ये मेरा हार्ट है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर ह्यूमन हार्ट ड्रॉ किया हुआ है। ह्यूमन हार्ट ये दिख रहा है आपको, इसको लगातार आपको पता है कि इसको सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करनी पड़ती है ना। जैसे इट्स लाइक दी मदर ऑफ द हाउस, जैसे मदर क्या करती है, घर में जितने भी पीपल होते हैं उनको आपका भोजन की सप्लाई करती है। ऐसे ही क्या उनको जो मदर होती है उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, उनको फूड नहीं चाहिए होता है, उनको भी फूड चाहिए होता है। तो उनको फूड कौन देता है, उनको तो वो फूड वो खुद ही लेंगी। पर हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन हार्ट के लिए एक हेल्पर है, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है हार्ट को। ह्यूमन हार्ट सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। ह्यूमन हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन देता है, ह्यूमन हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी। अगर इस कोरोनरी आर्टरी में कहीं किसी वजह से कोई ब्लॉकेज आ जाए, ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये बना दिया। अब आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये ब्लॉकेज आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड की सप्लाई आपका हार्ट को होनी थी वो इनहिबिट हो जाएगी। जब हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई इनहिबिट हो जाएगी तो ह्यूमन हार्ट को तो लगातार अपना पंपिंग का फंक्शन करते ही रहना है, लेकिन उसकी जो सप्लाई थी वो रुक गई। सप्लाई रुकने की वजह से क्या होगा, आपका जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर की जो मायोकार्डियल सेल्स हैं, उसकी जो मायोसाइट्स हैं, वो धीरे धीरे क्या करने लगेंगी, एपोप्टोसिस के थ्रू खुद को डेथ की तरफ बढ़ाने लगेंगी, दे विल स्टार्ट डाइंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक
कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, ह्यूमन हार्ट फेल हो जाएगा। तो अब हमारे लिए समझना जरूरी है कि इसके क्या कारण होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है। देखिए जो ये ब्लॉकेज होता है ये एक ही साथ में नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, शुरुआत में मान लीजिए ये कोरोनरी आर्टरी थी, तो जैसे जैसे इसमें डिपोजिशन शुरू हुआ होगा आपके फैटी सब्सटेंसेस का या थ्रोम्बस का, तो धीरे धीरे क्या चेंज हुआ होगा, जो डायमीटर है वो धीरे धीरे कम हुआ होगा, तो अमाउंट ऑफ ब्लड जो यहाँ से आ रहा था हार्ट की तरफ वो धीरे धीरे कम हुआ होगा, है ना। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसकी कोरोनरी आर्टरी धीरे धीरे ब्लॉकेज की तरफ बढ़ती जा रही है, तो ये वो कंडीशन है जो ब्लॉकेज की है। इसको आप कह सकते हैं इसको आप कह सकते हैं दिस इज अ थ्रोम्बोस्क्लेरोटिक प्लेग। तो इसने पूरी तरीके से अपने आप को जमा कर दिया है और पूरी की पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, तो जो भी यहाँ से आपका ब्लड आ रहा था वो अब यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। जब यहाँ नहीं पहुंच पाएगा तो आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, और हार्ट में कैसी कंडीशन आ जाएगी, हार्ट में आपका इस्चीमिया की कंडीशन आ जाएगी, यानी कि वहां पर इन्फाक्शन पैदा होगा, वहां के जो टिश्यूज हैं वो धीरे धीरे मरने लगेंगे, एंड इट इवेंचुअली इट विल लीड टू द, जब आपकी हार्ट की सेल्स मर जाएंगी तो क्या होगा, हार्ट विल स्टॉप पंपिंग एंड हार्ट विल स्टॉप फंक्शनिंग। अब बात कर लेते हैं इसके कारण क्या होंगे, किन कारणों की वजह से ये हो सकता है, किन कारणों की वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ सकता है। एक कंडीशन होती है उसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है फैट डिपोजिशन इन दी कोरोनरी आर्टरी। अगर हमारी कोरोनरी आर्टरी में फैट डिपॉजिट होने लगे तो उसको कहा जाता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अगर एथेरोस्क्लेरोसिस आपका इनिशियल स्टेज में डायग्नोस हो जाए तो धीरे धीरे करके आप फैट डिसॉल्व करने वाले सब्सटेंसेस को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस को बिल्कुल रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा कारण हो सकता है आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा फैट का अमाउंट होना। हाई फैट डाइट लेने से भी आपका इवेंचुअली, बिकॉज हाई फैट डाइट लेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है आपका ये कारण है एमआई का, ठीक है ना। तीसरा चीज हो सकता है कि आपकी कोरोनरी आर्टरी पूरी तरीके से ब्लॉक ही हो गई हो, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। तो ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से आपका अल्टीमेटली एमआई का अटैक पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। देखिए इसका ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा, अगर आपको कारण समझ में आया है तो ट्रीटमेंट भी आसानी से समझ में आएगा। इसका कारण क्या था, कोरोनरी आर्टरी में किसी प्लेग का जमा हो जाना या किसी थ्रोम्बस का जमा हो जाना, तो हम क्या देंगे इसमें, हम एंटी थ्रोम्बोलाइटिक, यानी कि आपका जो ये थ्रोम्बस है इसको ब्रेक करने वाली हम ड्रग्स देंगे। साथ में हम एंटी प्लेटलेट्स देंगे, ठीक है ना, क्योंकि थ्रोम्बस कैसे बनता है, थ्रोम्बस थ्रोम्बस की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब आपका फाइब्रिन जो है वो प्लेटलेट पर अटैच हो जाएगा, है ना। अब चूंकि ये इनसॉल्युबल है तो ये डिपॉजिट हो जाएगा आपकी कोरोनरी आर्टरी में, ये चिपक जाएगा इसकी वॉल से। अब अगर आपको थ्रोम्बस को तोड़ना है तो आप क्या करिए, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक भी दीजिए, साथ में आप एंटी प्लेटलेट भी दीजिए। तो एंटी प्लेटलेट क्या करेगा, इस प्लेटलेट को इस फाइब्रिन से तोड़ के लेके जाएगा। उसके साथ साथ आप हिपैरिन भी दे सकते हैं। हिपैरिन क्यों, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आपका इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर हो सकता है कि कोई आपका ब्लड का क्लॉट डिपॉजिट हो गया हो, तो ब्लड के क्लॉट को अगर आपको ब्रेक करना है तो उसके लिए आप उसको एंटी कोएगुलेंट दे सकते हैं, और उसके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है हिपैरिन। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट ओपियोइड्स की। ओपियोइड को क्यों दिया जाएगा, क्योंकि जो एमआई का पेशेंट है उसको क्या फील हो रहा है, उसको चेस्ट में, नेक में, आर्म में पेन फील हो रहा है, तो उसको पेन रिलीव करने के लिए हम उसको ओपियोइड्स दे देते हैं। अब चूंकि साथ में ओपियोइड का एक प्रॉब्लम रहता है कि उसकी वजह से नोजिया रहता है, उसकी वजह से वॉमिटिंग की डिजायर रहती है, तो साथ में आप पेशेंट को एंटीमेटिक भी देंगे जो उसको वॉमिटिंग होने से रोकेगा। अब तीसरी चीज आप कर सकते हैं, अगर आपके पास लॉजिस्टिक अप्रोचेस अवेलेबल हैं तो आप पेशेंट को जो है तुरंत एंजियोप्लास्टी के लिए रेफर कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है, जो अक्लूडेड आर्टरी है, जो ब्लॉक्ड हमारी कोरोनरी आर्टरी है, उसकी क्या की जाती है, तुरंत उसको ओपन करके उसमें से जो भी ब्लॉकेज है उसको रिमूव किया जाता है, ताकि आपका जो ब्लड की सप्लाई है वो कोरोनरी आर्टरी में बनी रहे। तो ये उसके लिए किया जा सकता है। सो दिस इज एंजियोप्लास्टी। ये तभी पॉसिबल है अगर पेशेंट के पास लॉजिस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो द पेशेंट शुड इमीडिएटली ट्रांसफर टू दी सर्जन फॉर दी एंजियोप्लास्टी। और जो चौथी चीज़ आप सपोर्ट के लिए दे सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्या है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से है, तो आप ऑक्सीजन की सप्लाई देकर भी पेशेंट को रिस्टोर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट एमआई। अगर आपको कोई डाउट है कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स में अभी तक का जो हमने पढ़े हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई एंड आई विल गिव द आंसर्स। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप
स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने फेलो लर्नर्स के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चैनल की रीच पहुंचे। एंड थैंक यू so much for watching this video. Stay happy and stay blessed. Thank you so much.